नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विषय में जानेंगे। एक राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में क्या है दोस्तों, हम लोग सब चीज़ जानेंगे, बहुत बारीकी से जानेंगे। सत्ता की साझेदारी किसको बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक देश कोई है, उसमें कोई धर्म पे या फिर आप ये कहिए कि जाति के आधार पर ऐसा नहीं हो कि उस समुदाय का पूरा अधिकार हो और बाकी जो उसमें जो अल्पसंख्यक है उनको उसमें सत्ता में भागीदारी नहीं हो। अगर उसमें भागीदारी नहीं होगी तो होगा क्या होगा कि अगर किसी एक समुदाय जो है आपस में दूसरे समुदाय से लड़ पड़ेंगे अपनी अपनी अधिकार के लिए। तो बस यही चीज़ है कि सत्ता की साझेदारी में हर जो है समुदाय का भागीदारी हो, हर एक धार्मिक जो है सभी का देखा जाए, सभी को जोड़ा जाए, अलग अलग धर्म को भी जो है यहाँ पर जगह दिया जाए, तभी जो है चीज़ें जो है सही रहती है। एकता में एक देश जो है एकता में बंधी रहती है। अन्यथा क्या होगा कि उस देश में जो है अशांति होगी। और इसी को हम लोग यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का एक चैप्टर नाम दिया है। ये पहला चैप्टर है कक्षा 10 की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए श्रीलंका का यहाँ पर एक पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये बेल्जियम का है, बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र के विषय में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि ब्रुसेल्स इसका राजधानी क्षेत्र है ना। फ्रेंच भाषी है इनका। यहाँ पर जो है क्या डच भाषी, जर्मन भाषी, ये सारे अलग अलग भाषा वहाँ पर बोली जाती है यहाँ पर बेल्जियम में। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें और इनके इलाकों में विभिन्न समुदाय की सघन आबादी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बेल्जियम का भी है और श्रीलंका का भी। एक तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से जो है इसमें आबादी के अनुसार है, किस तरह से अलग अलग ये है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे किस तरह से यहाँ पर सत्ता का इसमें किस तरह का ये है, किस तरह की वहाँ पर विशेषताएं हैं समुदाय में। अब देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा है छात्र सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूपों की जानकारी लेंगे। छात्र यह जान पाएंगे कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से कैसे निपटती है। परिचय यहाँ पर जानेंगे, परिचय क्या है देखते हैं। किसी भी देश के विभिन्न जाति, नस्ल तथा रीति रिवाज, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि जो कोई भी देश है उसके अंतर्गत विभिन्न जाति है, धर्म है, भाषा है, नस्ल है, ठीक है। भाषा, नस्ल, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। हर देश में अपना अपना जो है, हर एक देश का जो है भाषा, संस्कृति, अलग अलग चीज़ें हैं जो एक ही देश में निवास करते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर यह देश की विशेष पहचान बन जाती है, लेकिन कई बार यही विशेषताएं देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर समस्या पैदा कर देती है। एक तो हम जानते हैं कि विशेषताएं हैं, एक देश में अगर अलग चीज़ें मिले, ये तो एक अलग विशेषता है। बट साथ ही साथ क्या है कि भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर में जो है क्या होता है, एक तरह का क्या है कि जटिल समस्याएं भी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जब देश में निवास करने वाले लोग जाति, धर्म, भाषा और जाति के आधार पर लड़ने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कभी कभी यह संघर्ष देश के विभाजन का कारण बन जाता है। जैसे कि हमने बताया कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर अगर ये सब चीज़ें अलग अलग हो गया तो कहीं ना कहीं जो है उस देश में जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग निवास, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए बेल्जियम और श्रीलंका क्या है, बात करते हैं। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका दो देश है, उसका हम लोग यहाँ पर उदाहरण लिए। उत्तरी बेल्जियम में बहुसंख्यक डच भाषी लोग निवास करते हैं। जो उत्तरी बेल्जियम है वहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे उत्तरी बेल्जियम जैसे उत्तर भाग, जो उत्तर भाग हो गया ऊपर साइड में ना यहाँ, तो उत्तरी भाग में जो है डच भाषी जो है वहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर उत्तरी बेल्जियम में बहुसंख्यक डच भाषी लोग निवास करते हैं, जबकि दक्षिण बेल्जियम में जो है, दक्षिण बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग वहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा करते हैं, दक्षिण में करते हैं। लेकिन डच भाषी लोग सामाजिक आर्थिक रूप से फ्रेंच भाषी लोग से पिछड़े थे। तो यहाँ पर क्या था कि डच भाषी लोग जो थे आर्थिक रूप से जो है पिछड़े थे यहाँ पर, ठीक है। डच भाषी लोग यहाँ पर जो थे वो आर्थिक रूप से एक तरह से पिछड़े थे, सामाजिक आर्थिक रूप से फ्रेंच भाषी लोग से पिछड़े थे, जिससे बहुसंख्यक डच भाषी लोग में असंतोष पैदा हुआ और इस असंतोष ने 1950-1960 के दशक में संघर्ष का रूप ले लिया। स्वाभाविक है कि जब अल्पसंख्यक समाज जो है पिछड़ा अगर है तो उस जगह को जो है वो भी अपना चाहेगा कि हमारा समुदाय जो है विकास करे, और वो अपना एक तरह से यहाँ पर क्या है संघर्ष का रूप 1950-1960 के बीच में ले लिया, ठीक है। तो आप याद रखें अल्पसंख्यक क्या था, फ्रेंच भाषी लोग जो थे वहाँ पर अल्पसंख्यक था वहाँ पर, ठीक है। और जो वहाँ पर जो ज़्यादा समुदाय के जो लोग थे वहाँ पर था ज़्यादा जो था डच था।
बेल्जियम और श्रीलंका, उत्तरी बेल्जियम बहुसंख्यक, यहाँ पर तो हम लोग हाँ यहाँ तक जान दिए। अब यहाँ से हाँ 19 श्रीलंका में क्या हुआ था, बहुसंख्यवाद क्या था बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुसंख्यक समाज जब 1948 के बाद स्वतंत्र हो गया श्रीलंका में, तो वहाँ पर बहुसंख्यक समाज क्या था, सिंहली समुदाय। याद रखेंगे आप, सिंहली समुदाय था। ठीक है, तो ये सिंहली समुदाय जो है ये वहाँ पर जो था बहुसंख्यक समुदाय था। ठीक है, लोगों ने अल्पसंख्यक तमिलों को क्या किया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से दबाना शुरू कर दिया। अब देखिए बहुसंख्यक समाज जो सिंहली समाज था श्रीलंका में, उसने अल्पसंख्यक जो वहाँ पर तमिल था श्रीलंका में, उसको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से दबाना शुरू किया। और इसमें 1956 में बनाया गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है बनाया गया कानून भी महत्वपूर्ण था। इससे श्रीलंका में तमिल और सिंहली के लोगों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष होने के कारण क्या था कि जो सिंहली समाज के लोग थे उन्होंने तमिल के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। आर्थिक रूप से इसमें बताया गया, देखिए आर्थिक रूप से किया गया, राजनीतिक रूप से किया गया, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से इसमें शोषण उसको किया गया। अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे श्रीलंका के जाति समुदाय। ये हमारा श्रीलंका का जो है एक तरह का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ समझेंगे दोस्तों। श्रीलंका के जाति समुदाय क्या है, किस तरह का है। ये जाफना है, ठीक है, ये जाफना है, उत्तर साइड में जाफना है, और ये है सिंगली सोसाइटी है, सबसे बड़ा सोसाइटी बताया गया। श्रीलंकाई तमिल, ये रेलो से इसको डिनोट किया गया। भारतवंशी तमिल मुसलमान, हाँ, टिंकोमाली, ये टिंकोमाली इधर है। उसके बाद ये है बट्टिका लोवा है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक, इसका डायग्राम था। अब हम लोग यहाँ जाएंगे। हाँ, श्रीलंका में तमिल और सिंहली लोगों के बीच यहाँ पर क्या संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला। जैसा इसमें लिखा गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिलों ने स्वायत्तता की मांग शुरू की। 1980 में उत्तर पूर्वी जगह में जो है श्रीलंका, जो यहाँ पर जो है तमिलों ने जो है अपना एक तरह से जो है मांग किया कि हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट चाहिए, तभी हम वो चीज़ों को जो है स्वीकार करेंगे, अदरवाइज संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ पर क्या है, मांग शुरू की, जिसने गृह युद्ध का स्वरूप ले लिया। तमिलों की ओर से इसका नेतृत्व देखिए LTTE, याद रखिए LTT नामक एक संगठन जिन्होंने उसका जो है नेतृत्व किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेल्जियम की समझदारी क्या था, बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी दिखाया, हम लोग यहाँ पर इसको जानेंगे। बेल्जियम की सरकार ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उसने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। क्या अपनाया उन्होंने? क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उसने माना कि हाँ, क्षेत्रीय अंतर है हमारे देश में और सांस्कृतिक विविधता भी है, इसको भी स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 1970 और 1993 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेल्जियम ने जो संशोधन किया 1970-1993 में, यहाँ पर जो है उन्होंने संशोधन किया। और संशोधन करने के बीच अपने भी संविधान में 4 संशोधन किए ताकि बेल्जियम की समस्या का समाधान किया जा सके। श्रीलंका के यहाँ विपरीत में क्या है, 1970-1973 में बेल्जियम ने अपना अलग संशोधन किया चीज़ों को, और ताकि देश में जो है सत्ता की भागीदारी जो है हर किसी को मिल सके। कहने का मतलब ये है दोस्तों। 1956 का कानून जो था, ये जो श्रीलंका की बात की जा रही है कि श्रीलंका में 56 कानून था, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये तो सरासर बात है। एक भाषा अगर राजभाषा घोषित कर देंगे तो दूसरे समुदाय के लोग भी, तो जो तमिल लोग हैं, खासकर ज़्यादा आबादी है श्रीलंका में, तो उनके लिए जो है उनके लिए सही नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर संघर्ष करना शुरू कर दिया। सिंहली को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। अब देखिए, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में भी जो है उसको प्राथमिकता दिया गया। राजभाषा तो घोषित हो ही गया, और बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। बौद्ध मत जो मठ थे वहाँ पर भी जो है संरक्षण और बढ़ावा उनको दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रीलंका का हम लोग यहाँ देखिए, श्रीलंका और बेल्जियम की बातें यहाँ पर हो रही है दोनों का। और बेल्जियम मॉडल में आप देखेंगे, ठीक है, बेल्जियम मॉडल में क्या है कि यहाँ पर केंद्र सरकार में डच है और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की बराबर संख्या दी गई, बराबर संख्या माना गया, बराबर के अधिकार इसमें मिला, ठीक है। और डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की बराबर संख्या यहाँ पर वही है। सामुदायिक सरकार, इसके अंतर्गत हर भाषा भाषी लोगों की अलग अलग सरकार थी। सामुदायिक सरकार में
जो तब भाषा के आधार पर भी अलग अलग चीज़ों को इसमें जो है विभाजन कर दिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्यों है? क्यों है सत्ता की साझेदारी? जो टॉपिक में शुरू में लिखा है कि सत्ता की साझेदारी, तो उसकी साझेदारी क्यों जरूरी है उसके विषय में यहाँ हम बात करेंगे। जो यहाँ पर जो बोला गया है दोस्तों, किसी देश की समस्याएं, विशेषकर राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, राजनीतिक सामाजिक जो समस्या है उसके समाधान के लिए सभी वर्गों की सत्ता में साझेदारी आवश्यक हो जाती है। सत्ता की साझेदारी के अभाव में कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो सत्ता में अगर आप राजनीतिक और सामाजिक रूप से चीज़ों को बंटवारा नहीं करेंगे तो कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समस्याएं शुरू हो जाती है। इस समस्या को हम यहाँ पर लोग जानेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखो यहाँ पर क्यों जरूरी है, इसका एक सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की स्थिति क्या हो रहा है, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता, जान माल की क्षति, देश की असंगठनता के लिए घातक, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, साझेदारी का विचार सामने आया। यहाँ पर है साझेदारी के, यहाँ से ये जो है सत्ता की, यहाँ पर देखिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की यहाँ पर साझेदारी का विचार सामने आया। सत्ता की साझेदारी के कई रूप हैं, जैसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 तरह का तंत्र काम करता है किसी भी देश को चलाने के लिए। विधायिका क्या करती है, जो कानून बनाता है ना। कार्यपालिका उसको लागू करता है, न्यायपालिका जो है वो उसका देख रेख करता है। तो कार्यपालिका उसको क्या करता है, लागू करता है। विधायिका कानून बनाता है और न्यायपालिका जो है उसको देखता है, वो सुप्रीम बॉडी होता है। तो इसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सरकार के अंग क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा, विधायिका क्या होता है, विधायिका यहाँ पर देखिए कानून बनाती है, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका क्या करते हैं, कानून लागू करता है। और न्यायपालिका क्या है, संविधान और अधिकारों की रक्षा करता है। जो भी संविधान, किसी के साथ संविधान में किसी भी तरह का गड़बड़ी है तो वो न्यायपालिका उसको देखता है और उसके अधिकार को रक्षा करता है। कार्यपालिका जो है, जैसे मंत्री वगैरह जितने भी है, सरकार जो है वो उसको लागू करता है। और विधायिका जो है, जो संसद हो गया, हमारा एमएलए हो गया, वो कानून का निर्माण करता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण यहाँ पर क्या गया, इसे संघीय सरकार भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो समझाया गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की इसमें बात कही गई है। ठीक है, और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण इसमें क्या गया, इसे संघीय सरकार भी कहा जाता है, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अस्तित्व हो। अब देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अस्तित्व है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का जो है फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, उसको संघीय सरकार भी कहा जाता है, संघीय सरकार भी कहा जाता है, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता अगर हो तो वो हो गया एक तरह का संघीय सरकार होगा। उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार आता है हमारा, ठीक है, केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ठीक है, आप नगर निगम हो गया, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब आप देखते होंगे जो हमारे देश में है, इस तरह की विशेषताएं हैं। सब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर लिखा है, दबाव समूह का बात किया। चल ठीक है, यहाँ पर इसको हम पढ़ के फिर सामुदायिक सरकार के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सामुदायिक सरकार किसको बोलते हैं, सरकार के इस रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का भागीदारी होती है, अतः सभी वर्गों और समूहों के लोग सत्ता में शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सभी जो समूह जो होता है सबका भागीदारी होता है और सभी वर्ग और समूह के लोग सत्ता में जो इसमें भागीदारी होता है। और सामुदायिक सरकार होता है, भाषाई समूह होता है, लैंगिक समूह होता है, धार्मिक समूह होता है, जाति समूह होता है, अलग अलग जाति, धार्मिक, लैंगिक सारे तरह के समूह जो है इसमें सत्ता में भागीदारी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक दबाव समूह है, जैसा कि दबाव समूह नाम से कि दबाव समूह और आंदोलन के विषय में बात की गई है। तो दबाव समूह मतलब दबाव डालना चीज़ों, है ना, एक तरह से क्या है, प्रोटेस्ट करके सरकार के ऊपर जो है प्रेशर करना। एक समुदाय का निर्माण, ऐसा समुदाय होता है जो दबाव डालते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सत्ता पक्ष सरकार की मनमानी रोकने के लिए विभिन्न दबाव समूह तथा उनके द्वारा किए जाने वाला आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दबाव समूह विपक्षी दल भी होता है, व्यापारी वर्ग होता है, उद्योगपति वर्ग होते हैं, किसान वर्ग होते हैं, छात्र समूह तथा औद्योगिक मजदूर इत्यादि
आते हैं, जैसे सरकार, विपक्षी दल, व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, किसान, औद्योगिक, मजदूर, ये सारे चीज़ आते हैं। सारांश ये है कि सत्ता, कर, शासन तंत्र या सरकार। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।